जिस तरह से मैं अपने कामों में तत्पर होकर के लगा हुआ हूँ, रेगुलर 8 बजे पीएम में आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर उस दिन आप अपने कर्तव्य को लेकर के सीरियस हो गए तो डेफिनेटली मान लेना कि सक्सेस आपके लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है ही नहीं कि जो अगर आप चाहते हो कि सक्सेस लेना। क्योंकि मैं ये बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत लोग जो है वो वीडियो को अब नहीं देख रहे हैं, नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं सक्सेस उन्हीं को मिलेगी, बाकी लोग तो बस टाइम पास आप करते रहो, मुझे कुछ कहना नहीं है। बस जो भी है आप लोग इसी तरह से करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 17, जो कि रेगुलर हमारा 8 बजे पीएम में आता है। आई होप कि आपको ये चीज़ सब्जेक्ट पता चल चुका होगा सेट हमारा कब आता है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, 50 लूसेंट से और 10 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए कि अपनी लेवल आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल आपको पता है कि 1856 से 1862, जो कि डलहौजी के बाद इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे खुद अपने लेवल को चेक कर सकते हो, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने से अपनी लेवल को चेक कर लीजिए। जनरल कैटेगरीज 51 मार्क्स, बीसी के लिए 49, एससी कैटेगरीज 46, एसटी 48 मार्क्स रखा जाता है और ईडब्ल्यूएस 49 रखा जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अब मैं नहीं कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, वरना मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कि देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। बताइए कि देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था, जबकि दीन बंधु के नाम से यहाँ पे CF एंड्रयूज को जाना जाता था। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और ध्यान रखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस में अक्सर कन्फ्यूजन्स बना रहता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था। और ये द सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहला ये अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, 1929 का लाहौर अधिवेशन। क्लियर, ध्यान रखेंगे सबसे पहला अधिवेशन था जवाहरलाल नेहरू जी का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपको लगे कि हाँ बिल्कुल आप जो कि लाइव सेट दे रहे हैं, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1943 में। साथ साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। और जापानी सेना के साथ मिलकर के ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से वर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक जमकर मोर्चा भी किया था। तो इन सभी चीज़ों को आप छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना कि कब दिया था, 5 जुलाई 1943 सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बिहार, ठीक है। अफीम और सोरा के लिए काफ़ी फेमस था बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स बताइए कि सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है। मैंने क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया, तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, डेफिनेटली बताइए। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो थे दीनबंधु मित्र थे, जो कि बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स कह रहा है कि नील दर्पण गुजराती का प्रसिद्ध नाटक है जिसकी रचना 1858 से 59 में की गई थी। देखिए ये पॉइंट गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये नील दर्पण जो था वो गुजराती नहीं, जबकि बांग्ला कह सकते हैं कि बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक था। तो सही आंसर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो कि ऑप्शन हम केवल ए को टिक करेंगे, केवल और केवल एक सही है। चलिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक था जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र थे, जिसकी रचना 1858 से 59 में की गई थी और यह बंगाल में नील विद्रोह के आंदोलन का कारण बना, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ों को आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए।
यहाँ पे 4 पॉइंट देखे गए। इन 4 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि पदावधि का सही कालानुक्रम क्या है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे किनका शासनकाल कब से कब तक रहा। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो आपको पता है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक थे, ठीक है। और उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, बहुत सारी घटना थी, रॉलेट एक्ट और साथ ही साथ जो चौरा चौरी कांड था, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये 1905 से संबंधित, नॉर्मल समझिए 1905 अगर हम यहाँ पे देखें। और इनका जो कि रॉलेट एक्ट 1919 देखें, एक्चुअली में इनका समय अगर बात करें तो क्या था, चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 तक, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो ये 1910 से लेकर के 1915 तक थे। और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, जो कि हम कह सकते हैं कि राजधानी का परिवर्तन हुआ कलकत्ता से दिल्ली, और जो कि प्रथम विश्व युद्ध इनके समय में हुआ था। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉर्ड इरविन की बात करें तो इनके समय में हम कह सकते हैं कि 1936 से लेकर के 1931 तक इनके समय का शासनकाल रहा। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर देखें तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, 1 3 2 4, ये हमारा सही क्रम बैठेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है, क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लीडर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लीडर जो समाचार पत्र था इसके संस्थापक कौन थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो लीडर जो थे इसके संस्थापक की बात करें, सॉरी संपादक की बात करें तो वो कौन थे, मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन की उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सही आंसर यहाँ पे हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि बंकिम चंद्र चटर्जी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, जैसे इनकी जो अलग अलग रचनाएं थी उनके बारे में। आनंदमठ बहुत ही फेमस है, वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो ध्यान रखेंगे। दुर्गेश नंदिनी के बारे में आपको बता चुका हूँ, कपाल कुंडला याद रखेगा। और एक होता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वृक्ष वृक्ष, ठीक है, सॉरी विष वृक्ष, ये ध्यान रखिएगा, विष वृक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है कादरी, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कादरी। कादरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, जैसे कादरी या फिर कादारिया कह सकते हैं, कदरिया सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल गिलानी ने की थी। तो ये थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है। और इनको हम कह सकते हैं, यानी कि जो गिलानी जी थे इनको हम किस नाम से जाने, इनकी उपाधि भी दी गई थी, पीराने पीर, संतों के प्रधान और पीर ए दस्तगिरी, यानी कि मददगार संत की उपाधि इनको दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन से कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और प्रकाश मंडल से संबंधित एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखा है कि प्रकाश मंडल को इंग्लिश में फोटोस्फीयर, कभी कभी डायरेक्ट प्रकाश मंडल ना लिख करके फोटोस्फीयर भी लिख सकता है, ठीक है। किसी तारे का बाहरी खोल है जिससे प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में डायग्राम्स के थ्रू हम समझते हैं। देखिए आपको पता है कि हमारा जो सन है यहाँ पे बीचों बीच में, और इसके पास इसके चारों तरफ इलिप्टिकल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। मान के चलिए कि अगर आप पृथ्वी को ले ले तो अगर ये अर्थ यहाँ पे है तो ये अर्थ घूमता हुआ यहाँ पर भी जाएगा, फिर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस तरह से अर्थ ये रोटेट करेगा इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि सूर्य का जो अधिकतम दूरी होगा, सूर्य से पृथ्वी का अधिकतम दूरी ये होगा, है कि नहीं। ये तो दूरी नज़दीक होगा लेकिन ये अधिकतम दूरी होगा। जो अधिकतम दूरी होता है हम उसको अपसौर कहते हैं, अपसौर। और ये जो स्थिति बनती है वो कब बनती है, 4 जुलाई को बनती है, ये ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई को। और ये स्थिति जो बनती है, जो सबसे नज़दीक होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, और वो होता है उपसौर। और ये स्थिति 3 जनवरी को होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 3 जनवरी को सबसे कम, जिसको हम लोग उपसौर कहते हैं, और सबसे जो अधिक दूरी होती है उसको हम लोग अपसौर कहते हैं। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। तापमान वृद्धि की दर क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, तापमान वृद्धि की जो दर होती है 32 मीटर प्रति, जो कि 1 डिग्री सेल्सियस के साथ बढ़ता है, तापमान की वृद्धि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया था। यह विभाजन किसका है।
यह विभाजन जो है वो किसका है? तो ये ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ग्रांट। नेक्स्ट वन की महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाली नवीनतम सिद्धांत कौन है? महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? नवीनतम सिद्धांत की बात करें तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एक क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसने दिया था? मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पता होगा। ठीक है, चलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप तो कमेंट करोगे नहीं, बहुत लोग कमेंट नहीं करते, तो आप ऐसा इग्नोर मत कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ आप कमेंट करके बता दिया कीजिए। अदरवाइज डायरेक्ट आप नीचे कमेंट कर दो कि हमसे क्वेश्चंस मत पूछा कीजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बता देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बताने में। देखिए यहाँ पे क्या है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त, यानी भूमध्य रेखा का मतलब अगर हम यहाँ पे पृथ्वी को इस तरह से समझे कि पूरा हमारा ग्लोब इस तरह से, ठीक है, ग्लोब पर 0 डिग्री जो होता है इक्वेटर होता है, और यही जो इक्वेटर होता है पृथ्वी को लगभग क्या पूरी तरह से कह सकते हैं ये 2 भागों में विभाजित करता है। और हमारा जो भूमध्य रेखा होता है हमारे ग्लोब पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त होता है। ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस तरह से अगर ये होगा तो सबसे बड़ा वृत्त है। और ये क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि अक्षांश, ये एक प्रकार का अक्षांश ही होता है। जो भूमध्य रेखा वो एक प्रकार का अक्षांश है। अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई और अक्षांश होगा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगा? बिल्कुल नहीं, कि कोई भी अक्षांश ऐसा नहीं हो सकता है भूमध्य रेखा के अलावा। यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मकर रेखा अथवा 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर के गुजरता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब पर मकर रेखा जो कि कितने देशों से होकर के गुजरता है। ठीक है, मकर रेखा जो कितने देशों से होकर के गुजरता है, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 10 देशों से होकर के गुजरता है। उन 10 देशों का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है मालागासी। और मालागासी का मतलब हम कह सकते हैं कि मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक को ही मालागासी कहा जाता है। चलिए उन 10 देशों का नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं। मकर रेखा पर स्थित 10 देश: ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक यानी कि मालागासी, चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पैराग्वे और मेडागास्कर। यही जो 10 देश है इनसे होकर के मकर रेखा गुजरती है, यानी दक्षिणी जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है 1884। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी जो चट्टान होती है उसको हम लोग अग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप। ठीक है, भूकंप बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, ज्वालामुखी को कहते हैं प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। और ऐसा इसलिए कहा जाता है, हम यहाँ पे पढ़ करके समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा पृथ्वी के अंदर बनने वाला दबाव ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आ जाता है, जिससे कि पृथ्वी के अंदर का दबाव जो कि कम हो जाता है और एक भयंकर विस्फोट होने से पृथ्वी बच जाती है, और इसी को कहा जाता है सुरक्षा वाल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा होती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा, क्या जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं? गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? ठीक है, गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार की गर्म जलधारा, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? कॉस्मोस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कॉस्मोस के लेखक हम कह सकते हैं हमबोल्ट। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, हमबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह 2001 से लेकर के 2021 की जो जनगणना थी की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई है? और वो सबसे जो राज्य अधिक है वो कौन है? यानी कि समूह, यहाँ पे आपको 3 राज्य के समूह दिए गए, बताइए। तो हम लोग कल के वीडियो में देखा था कि सबसे अधिक जो
राज्यों में वृद्धि हुई है वो है मेघालय। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ स्थित है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सभी लोगों ने क्लियर कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही तरीके से सुमेलित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो सही किया गया मैं आपको बता दूं, सही जो किया गया ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मनाली में नहीं पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे पड़ता है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भरतपुर, ये पॉइंट गलत है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जबलपुर नहीं, ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है एक संरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बंजार उपखंड में स्थित है, यानी कि कुल्लू में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये पड़ता है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सुबह की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छी चीज़ पता होगा कि जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक वाइज का जो आज हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ा था और उसमें आपको बताया था जो विभिन्न स्रोत हैं हमारे देश में, संविधान के विभिन्न स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए, तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर आप मॉर्निंग वाली टॉपिक वाइज वीडियो को नहीं देखते तो ज़रूर देखा करें, और बाद में आप कमेंट मत किया कीजिए आप नहीं देखते और कमेंट करते हो कि सीरीज़ नहीं चल रहा है, वो हमारा सीरीज़ रेगुलर चल रहा है, ठीक है, जरूर देखा करें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता है, निलंबित करने वाली सत्ता है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली जो सत्ता है वो राष्ट्रपति है, क्योंकि 359 जो आर्टिकल है उसके तहत राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति पद से संबंधित जो चुनाव में कोई भी विवाद हो जाता है तो वो उच्चतम न्यायालय को देखा जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में फैसला करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। यूरोप के गर्म कंबल के रूप में हम लोग किस जलधारा को जानते हैं, और वो जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। संविधान में उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है किसमें शुरू की जा सकती है। आपको पता है कि महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया, और ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 68 में बात कही गई कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, और ये किसी भी सदन से उठाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन से उठाया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से विशेष उपबंध किए गए। विभिन्न राज्यों की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि विभिन्न राज्यों की अगर बात करें उसमें प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के तो 5वीं, ठीक है। जबकि अगर छठी अनुसूची की हम बात करते तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बात की जाती है, और उन 4 राज्यों के नाम आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के नाम आपको नीचे कमेंट करके बताना है जिनके बारे में छठी अनुसूची में बात कही गई है। देखते हैं कितने लोगों को 4 राज्यों का नाम पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो दल बदल विरोधी कानून आपको पता है कि ये हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंधित है, और 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में इसको जोड़ा गया था, है कि नहीं, क्लियर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं किया गया। देखिए, लिपुलेख दर्रा बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। नथुला दर्रा सिक्किम में बिल्कुल सही। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही। लेकिन पालघाट की बात करें तो देखिए ये आधा अधूरा है, क्योंकि पालघाट जो दर्रा है वो किसको किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो कि हमारा गलत है, सही सुमेलित नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि पालघाट जो दर्रा है वो
दर्रा नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी सामान्यतः ऊंचाई 75 से 300 मीटर है और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को केरल के कोझिकोड नगर से जोड़ता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु और केरल दोनों होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन पढ़िए और क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खगचंदजेदा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस स्टेट में पड़ता है? सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सिक्किम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 312। ऑप्शन बी सही होगा, 312। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं क्रमशः। क्वथनांक और हिमांक, तो क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक का मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जल जो उबलता है वो किस टेम्परेचर पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जमता किस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वथनांक और हिमांक किसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर इंग्लिश में आपको पढ़ लेंगे क्वेश्चंस को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वथनांक को आपको डायरेक्ट वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य जो ताप होता है हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही होगा, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह के ऊपर की वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? सेम कंडीशन होता है मछली के कंडीशन में। ठीक है, जो मछली होती है अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? तो सबसे पहले तो आपको विरल और सघन माध्यम को समझना पड़ेगा कि क्या होता है। अगर हम इसको नॉर्मल माने, ठीक है, अभिलंब जिसको कहते हैं नॉर्मल, तो विरल माध्यम का मतलब और सघन माध्यम, तो दो माध्यम को उठाते हैं। अगर मैं वायु को बात करूं कांच से संबंध में, ठीक है, ऊपर वाला अगर मानते हैं कि ये वायु है तो नीचे अगर हम कांच रखते हैं, क्योंकि वायु हमारा हो गया एक विरल माध्यम अपेक्षाकृत कांच के सापेक्ष में। ठीक है, कांच हमारा एक विरल सघन माध्यम हो गया। तो अगर हमारा प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो प्रकाश होता है वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, इस तरह से, यानी प्रकाश इस तरह से झुक जाएगा। ठीक है, तो आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर क्वेश्चन यही अपोजिट कह देता कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता, तो वहाँ पे अभिलंब से दूर हटती। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी सही होगा। परमाणु बम के निम्न सिद्धांत कार्य करते हैं। जो परमाणु बम होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो होता है वो भी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन जो बम होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि परमाणु बम के आविष्कार किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स का संबंध किसके अध्ययन से है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा शिशु रोग। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, टाइलिन के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए यहाँ पे मैंने छोटा सा नोट लगा रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि भोजन के मुख में अंतर्ग्रहण के बाद लार ग्रंथि द्वारा स्रावित लार से दांतों द्वारा पीसा भोजन अच्छी तरह से मिल जाता है। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो हम कह सकते हैं टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम। इसमें टाइलिन भोजन में उपस्थित मड यानी कि स्टार्च को माल्टोज शर्करा में उपघटित करता है, फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अगर हम बात करें यहाँ पे लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करता है, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? डोंट वरी फ्रेंड्स, मैंने आपके कल का कमेंट देखा था जो मैंने पूछा था कि साइंस की सीरीज स्टार्ट की जाए, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिया है। मैं बहुत जल्द का कल आपकी वीडियो आ जाएगी, साइंस की वीडियो। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस के साथ ही सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितना प्यार आपका प्यार हमको मिलता है, ताकि हम इस सीरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आगे तक ले जाएं।
तो जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, तभी मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो वो कौन सा है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, एरेनिन। ठीक है, एरेनिन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व कहाँ रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन, और ये देखिए क्वेश्चन जो कि बिहार एसआई मेंस के एग्जाम्स में हाल ही में पूछा गया था। जो लास्ट हमारा एसआई मेंस हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो बताइए कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद हम कह सकते हैं कि पायरुविक अम्ल। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था, तो यहाँ पे सही आंसर होगा पायरुविक अम्ल। तो यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस या फिर ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। देखिए यही क्वेश्चन में पूछा गया था उस तरह से घुमा करके। ठीक है, एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे पादप हार्मोन कह सकते हैं साइटोकाइनिन। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे मैंने छोटा सा नोट लगा रखा, आप इसको पढ़िए कि पादप हार्मोन जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, पादप हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, रसायन होते हैं जो पौधे के विकास के लिए विनियमित करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा गई है। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि पादप हार्मोन संकेत अणु होते हैं और बहुत कम परिमाण में इनका उत्पादन पौधों में ही होता है। पौधे में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं और वे कौन कौन से हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन अम्ल, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एसबीसिक अम्ल। ठीक है, एसबीसिक अम्ल ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रमुख कार्य क्या है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जो कि ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि 2,4-D क्या है। बताइए 2,4-D क्या है। 2,4-D कह सकते हैं कि खरपतवार नाशी है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, खरपतवार नाशी। तो यहाँ पे हमारा लूसेंट जो कि कंप्लीट हुआ, कंप्लीट का मतलब फिर से मत समझ आना, कंप्लीट का मतलब कि 50 क्वेश्चंस यहाँ पे लूसेंट से कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप काफ़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएंगे। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का संचालन किस मेट्रो रेल ने सेवा में शुरू किया। किस मेट्रो रेल सेवा में शुरू किया गया, चालक रहित। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा दिल्ली मेट्रो ने। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में किस राज्य में स्थित धुलंगा कोयला खदान व्यावसायिक रूप से चालू हो गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि धुलंगा कोयला खदान उड़ीसा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय प्राणी उद्यान कौन सा है। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद का स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जिसको हाल ही में ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और ऐसा पहला जो कि पार्क बन चुका है। अगला क्वेश्चन की चिल्हाटी हल्दीबाड़ी किन 2 देशों के बीच स्थित एक रेलवे लिंक है। तो भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है। लॉन्च पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रेम प्रकाश। ठीक है, प्रेम प्रकाश के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दिल्ली में रिपोर्टिंग इंडिया नामक एक पुस्तक को लॉन्च किया। ठीक है, लॉन्च किया, और इस पुस्तक में क्या है कि स्वतंत्रता के बाद से भारत के इतिहास का वर्णन करती है रिपोर्टिंग इंडिया। ठीक है, प्रेम प्रकाश जी के द्वारा ये पुस्तक लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में चीन ने जापान को हरा करके सुदीरमन कप 2019 का विजेता बना। यह किस खेल से संबंधित है। सुदीरमन कप का संबंध बताना आपको किस खेल से है। तो ध्यान रखेंगे सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कि किस देश की सेना ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साई लॉन्च किया। बताइए कि स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साई लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया भारत। ठीक है, भारतीय सेना ने लॉन्च किया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवान ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडार को हरी झंडी दिखाई है।
तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है हिना जायसवाल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत किया है? शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी को टिक करेंगे, महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 60 MCQ हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 60 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। ठीक है, तो आप लोग कमेंट नहीं करते, अपने मार्क्स को जरूर शेयर किया करें, तभी तो मुझे पता चलेगा क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से रखना है और भी क्या क्या करनी चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताया करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, तो जरूर कमेंट किया कीजिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही साथ क्यूज का क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए लगा रखा है, क्यूज का क्वेश्चन राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताएगा कि किसने कहा था भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसकी ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। नीचे कमेंट करके बताएगा ये किसने कहा था। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और आपको लगे कि चैनल आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।